आज से 100 साल पहले कतर में सिर्फ मछली और मोतियों का व्यापार करके ही लोग अपना जीवन का गुजारा किया करते थे और उस समय कतर की जनसंख्या 25,000 से भी कम थी। लेकिन आज कतर की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में की जाती है। कतर के लोगों की जीडीपी पर कैपिटा इनकम परचेसिंग पावर पैरिटी के अनुसार सबसे अधिक है। फीफा वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट कतर द्वारा आयोजित किया जा चुका है। लेकिन आखिर कतर इतना अमीर बना कैसे? एक देश जहाँ पर लोग 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी मुश्किल से किया करते थे। अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में तो लोगों को पता तक नहीं था। जहां चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान ही नजर आता था, कोई कतर में जाना भी पसंद नहीं करता था। उस देश ने इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर ली? कुछ शब्दों में इसका जवाब दिया जाए तो वो होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस। लेकिन तेल और गैस के भंडार तो अन्य गल्फ कंट्रीज में भी मौजूद है, तो फिर कतर की स्थिति बाकी देशों से बेहतर कैसे है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले समय में भी कतर को आर्थिक तौर पर किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी आने वाले समय में जब कतर में तेल और गैस के भंडार समाप्त हो जाएंगे, तब भी कतर की गिनती दुनिया के अमीर देशों में होती रहेगी। लेकिन ऐसा क्यों है? कतर ने ऐसा क्या किया जो आज पूरे विश्व में उनकी एक अलग पहचान बन गई है? और कतर ने इतने कम समय में इतनी तेजी से तरक्की कैसे की? इसके बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। सन 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस समय कतर एक बहुत मामूली देश हुआ करता था। इसे अपनी सुरक्षा की चिंता हुई क्योंकि इस देश के पास आर्मी नहीं थी। ऐसे में कोई भी देश आसानी से इस पर आक्रमण कर सकता था। वैसे तो कतर में उस समय किसी अन्य देश को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ब्रिटेन ने इसे अपना उपनिवेश बना लिया। कतर की आबादी उस समय बहुत कम थी। अधिकांश लोग मछुआरे का काम ही किया करते थे और साथ ही समुद्र से मोती निकालकर उसे एक्सपोर्ट किया करते थे। सन 1930 और 40 के बीच जापान ने भी मोतियों का उत्पादन शुरू कर दिया, जिससे कतर की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा। कतर के लोगों को 2 वक्त का खाना मिल पाना भी मुश्किल हो गया था। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार कतर की 30% आबादी यहाँ से पलायन कर गई थी और पूरे देश की जनसंख्या सिर्फ 24,000 के आसपास ही रह गई थी। सन 1939 में कतर में पहली बार तेल की खोज हुई थी, लेकिन क्योंकि उस समय कतर ब्रिटेन के अधीन था, तो इसका सीधा फायदा ब्रिटिशर्स को मिल रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेल की डिमांड भी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन कतर को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। 1950 में कतर की जनसंख्या 25,000 के आसपास थी। इसके बाद कतर ने बड़ी मात्रा में तेल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अगले 2 दशक में यानी 1970 में कतर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो गई। इस बीच सन 1968 में लंबे संघर्ष के बाद कतर को ब्रिटेन से आजादी मिल गई थी। यानी इस साल ब्रिटेन ने कतर को आजाद करने का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन कतर को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता सन 1971 में मिली थी। अब्दुल्ला बिन जसीम बिन मोहम्मद अल थानी को कतर का राजा नियुक्त किया गया और आज भी उन्हें कतर के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। कतर को उस समय यूएई ने अपने देश में शामिल होने का मौका दिया था, क्योंकि इसमें यूएई को अपना फायदा नजर आ रहा था। लेकिन कतर ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहना स्वीकार किया। ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद कतर भले ही एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, लेकिन कई सालों तक कतर के सभी छोटे बड़े फैसलों में यूएई और सऊदी का हस्तक्षेप रहता था। साल 1971 में ही कतर में पहली बार नेचुरल गैस के भंडार की खोज की गई थी। ये भंडार कतर की राजधानी दोहा से करीब 80 किलोमीटर दूर खोजा गया था। उस समय बड़ी संख्या में खाड़ी देशों में ऐसे भंडार खोजे जा रहे थे। शुरुआत में इस तरफ किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है, जो 6000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अब जल्द ही कतर के अच्छे दिन शुरू होने वाले थे। कतर तेल के साथ साथ नेचुरल गैस का भी निर्यात करना चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो गैस को अन्य देशों में एक्सपोर्ट कर सके। इसके बाद कतर ने सऊदी और यूएई से दूरी बनाते हुए अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ अपना झुकाव किया। कतर में कई पश्चिमी देशों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। दुनिया कई बड़ी कंपनियों और व्यापारियों को कतर में दिलचस्पी होने लगी। उस समय पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, जहां अन्य देशों में बड़ी लागत के साथ तेल और गैस निकाली जा रही थी। वहीं कतर ने ये काम दूसरे देशों से 1/4 कीमत पर करना शुरू कर दिया, जिसमें उसकी लागत में कमी आई थी और वो सस्ते दामों पर अच्छी गुणवत्ता के प्राकृतिक संसाधनों को एक्सपोर्ट करने लगा था। इससे कतर का वर्चस्व पूरी दुनिया में फैलने लगा और धीरे धीरे कतर के पास बेशुमार धन दौलत इकट्ठी होनी शुरू हो गई। मोती और फिशिंग के काम को छोड़कर लोगों ने तेल और गैस के व्यवसाय की ओर रुख करना शुरू कर दिया। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में भी लोग रोजगार की तलाश में कतर जाने लगे। कतर की सरकार की अच्छी खासी कमाई हो रही थी। सरकार ने आने वाले पैसे को देश के विकास के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और लोगों को पक्के मकान, अच्छी सड़कें और खाना पीना मुहैया कराना शुरू कर दिया। देश में गगनचुंबी इमारतों का निर्माण शुरू किया गया। व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए कतर में एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया। तेल और गैस के साथ साथ कतर ने हाइड्रोकार्बन्स का उत्पादन भी धीरे धीरे शुरू कर दिया। आने वाले समय में तेल और गैस से ज्यादा मांग हाइड्रोकार्बन की रहने वाली है। 21वीं सदी की शुरुआत में कतर ने तरक्की की वो मिसाल कायम की, जिसे देख दुनिया के बड़े बड़े देश भी हैरान रह गए। इस देश की जीडीपी में कई गुना बढ़ोतरी देखी गई। साल 2003 से 2004 के बीच कतर की जीडीपी ग्रोथ रेट 3.7% से बढ़कर 19.2% तक
पहुंच गई, तो वहीं 2006 तक इसने 26.2% के करिश्माई आंकड़े को छू लिया। आज कतर ईरान और रूस के बाद दुनिया में नेचुरल गैस का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रोजाना 6 बैरल तेल का उत्पादन भी कतर द्वारा किया जा रहा है। आज कतर जिस मुकाम पर खड़ा है, वहां तक पहुंचने के लिए इसने काफी संघर्ष भी किया है और इसमें मोहम्मद अली थानी के परिवार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। 1995 में उनके पुत्र शेख हमाद ने कतर की कमान संभाली। हयात ने विदेश में शिक्षा प्राप्त की थी। सत्ता में आते ही उन्होंने कतर की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना शुरू किया। अपने पिता की तरह ही हमाद का भी मानना था कि सऊदी और यूएई की ओर झुककर हमारा देश कभी भी बेहतर तरीके से विकास नहीं कर पाएगा। अपने पिता की राह पर चलते हुए उन्होंने धीरे धीरे पड़ोसी मुल्कों से रिश्ता कम करके अमेरिकी और यूरोपीय देशों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया। हमाद ने देश में पर्यटकों को आकर्षित करने का काम भी तेजी से किया। कतर के इतिहास और संस्कृति के लिए उन्होंने कई निर्माण कराए, जिसका सीधा असर देश में पर्यटकों की अधिक संख्या पर पड़ा। कतर को दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में खड़ा करके 25 जून 2013 को शेख हमाद ने अपने बेटे शेख तमीम बिन हमाद अल थानी को कतर का राजा नियुक्त कर दिया। शेख तमीम फिलहाल कतर के 8वें सबसे अमीर शख्स भी हैं। कतर में आज भी राजतंत्र चल रहा है। देश के सभी फैसले हाउस ऑफ थानी परिवार द्वारा ही लिए जाते हैं। साल 2010 में फोर्ब्स ने कतर को दुनिया का सबसे अमीर देश घोषित किया था। आज कतर की जीडीपी $210 बिलियन के आसपास है। इस देश के लोग दुनिया में सबसे अमीर माने जाते हैं। नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कतर के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय $65,000 है। लेकिन बात करें परचेजिंग पावर पैरिटी की, तो कतर की पर कैपिटा इनकम $1,34,623 है, जो दुनिया में पहले नंबर पर है। यानी ये देश लग्जमबर्ग, सिंगापुर, हांगकांग, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देशों से भी आगे है। कतर की जनसंख्या भी 29 लाख के आसपास है, लेकिन इसमें से केवल 15% लोग ही ऐसे हैं जो कतर के मूल निवासी हैं। बाकी के 85% लोग अन्य देशों से आकर यहाँ बसे हुए हैं। कतर की 28% आबादी केवल भारतीय समुदाय के लोगों की है। कतर के नागरिक अपनी सरकार से काफी खुश भी रहते हैं, क्योंकि इस देश में सरकार द्वारा नागरिकों से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूला जाता है। कतर में हर किसी के पास बेशुमार धन दौलत और संपत्ति है। कतर में सड़कों पर महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार का दिखना एक आम बात है। सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा करोड़पति कतर में ही रहते हैं। कतर का लिटरेसी रेट भी 97% से अधिक है। आज के समय में सऊदी अरब को एक बात की चिंता सता रही है कि जब उनके देश में तेल और गैस के भंडार समाप्त हो जाएंगे तो वो क्या करे। इसके लिए सऊदी द्वारा विजन 2030 प्लान पर तेजी से काम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कतर को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि कतर ने अमेरिका और लंदन जैसे कई पश्चिमी और विकसित देशों में अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। कई बड़े देशों में कतर द्वारा रेस्टोरेंट्स, होटल और स्टोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा बार्कलेस, पोर्श और वॉक्सवैगन जैसी कई कंपनियों में कतर की हिस्सेदारी है। साथ ही जर्मन फुटबॉल क्लब में भी कतर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। द प्लाजा होटल में भी कतर का मालिकाना हक है। लंदन की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक द शार्ड में कतर की हिस्सेदारी 95% है। साथ ही हैरोड्स स्टोर को कतर ने साल 2010 में $1.5 बिलियन में खरीद लिया था। फ्रांस की मीडिया कंपनी लेगाड्री ग्रुप और विंशी कंस्ट्रक्शंस में भी कतर की पार्टनरशिप है। अल जजीरा मीडिया ग्रुप भी कतर में ही बेस्ड है। इन्वेस्टमेंट के मामले में आज कतर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बना हुआ है। कतर ने साल 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी की है, जिसके लिए कतर ने मेट्रो लाइन, एक नया एयरपोर्ट और 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम का निर्माण कराया था। पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध होने के कारण ही कतर को फीफा की मेजबानी करने का मौका मिला है। ये फीफा के इतिहास का सबसे महंगा इवेंट है। इस टूर्नामेंट के लिए कतर ने $230 बिलियन खर्च किए हैं। 2030 में होने वाले एशियन गेम्स की मेजबानी भी कतर करने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई बार कतर को गंभीर आरोपों का सामना भी करना पड़ा है। इस देश पर आतंकी संगठनों जैसे तालिबान और लादेन को फंडिंग करने के आरोप भी लग चुके हैं। इसी के चलते साल 2017 में कतर को 4 पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र द्वारा नजरबंद भी कर दिया गया था। इससे देश में कई जगह भूखमरी जैसे हालात भी बन गए थे, क्योंकि इस देश में खाने का सभी सामान अन्य देशों से इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन अमेरिका और जर्मनी के साथ अच्छे रिश्ते का लाभ कतर को मिला और सभी खाड़ी देशों की नाराजगी के बावजूद कतर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कतर जिस गति से तरक्की कर रहा है, उससे आने वाले समय में ये देश जीडीपी के मामले में कई बड़े देशों को पछाड़ सकता है। कतर में मौजूद प्राकृतिक गैस के भंडार इस देश की अर्थव्यवस्था की सबसे कड़ी नींव है। साथ ही देश की कम जनसंख्या का फायदा भी सीधे तौर पर कतर को मिलता है। कतर की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर रियाल चलता है और एक रियाल लगभग 21 भारतीय रुपए के बराबर है। एक समय पर बेहद गरीब और पिछड़ा हुआ देश कतर आज पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। कतर की भविष्य की नीतियाँ इतनी स्पष्ट हैं कि आने वाले सैकड़ों वर्षों तक इस देश में किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि फिलहाल कई दशकों तक कतर में प्राकृतिक गैस के असीम भंडार हैं जो जल्दी खत्म नहीं होंगे। इसके अलावा कतर द्वारा जिस प्रकार दूसरे देशों में निवेश किया जा रहा है, उससे इसके दूरदर्शी सोच का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। आज कतर में लोग रोजगार के साथ साथ
घूमने के लिहाज से भी जा रहे हैं। कतर में घूमने लायक जगहों में भी कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कतर के सफर की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कतर देश कैसा लगता है, और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कतर जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ।